अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो आज हम जो है गैसेस एक्सचेंज की टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 टेस्ट पहले डिस्कस कर ली हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप पहले देख लें, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 3 का हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। अभी हमें एक पेयर दिया हुआ है, एक कॉलम टाइप क्वेश्चन है कि हमने 2 कॉलम देखने हैं, उनमें से जो मिसमैच्ड पेयर है या जो करेक्ट पेयर है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने करेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। एक कॉलम में लिखा है इंस्पायर्ड ईयर और दूसरे में लिखा है एक्सपायर्ड ईयर, ठीक है। परसेंटेज के हवाले से नाइट्रोजन हम कितना इंस्पायर करते हैं, 78% सही है। एक्सपायर भी कितना करते हैं, 78%, मतलब ये पेयर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। ऑक्सीजन हम 21% इंस्पायर करते हैं, 16% एक्सपायर करते हैं, ये पेयर भी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड हम इंस्पायर करते हैं 0.03% और एक्सपायर करते हैं 5% या वेरिएबल अमाउंट, ठीक है। तो ये पेयर भी सही है। इसका मतलब जो सारे पेयर हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे पेयर क्या हैं, हमारे करेक्ट हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ओके, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सेकंड है, अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कौन सी चीज़ है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने जो डेटा लिखी है वो सिंध टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिखी है, ठीक है। फेडरल के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ी क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। 70% बाय वाटर ऑफ आरबीसी, ये हम कहेंगे कि सही है भाई। जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर होता है, जिसको हम कहेंगे टेम्पररी कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलेंगे कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 20%। और ये मैं कह रहा हूँ कि डेटा हमारे जो है ना सिंथेटिक्स के मुताबिक है। और 10% बाय वाटर ऑफ प्लाज्मा, ये भी सही है। वाटर ऑफ प्लाज्मा और वाटर ऑफ आरबीसी में क्या डिफरेंस है? अब वाटर ऑफ आरबीसी हम बोलेंगे, आरबीसी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम वाटर ऑफ आरबीसी बोलेंगे। वाटर ऑफ प्लाज्मा का मतलब है जनरल जो ब्लड कार्पसल्स के अलावा जो ब्लड की कंपोजिशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा बोल रहे हैं। उस प्लाज्मा के अंदर जो 90% या 95% जो वाटर है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 10%। अगर हम फेडरल के मुताबिक देखेंगे तो 70% क्या होगा, वाटर ऑफ आरबीसी होगा, और 23% क्या होगा, हेमोग्लोबिन होगा, और 7% क्या होगा, वाटर ऑफ प्लाज्मा होगा। और ये वाला जो टर्म है ये करेक्ट नहीं है। 70% जो है वाटर ऑफ आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, 70% वाटर ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट नहीं करता। वाटर ऑफ प्लाज्मा सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा आयन है? अब देखिए, वाटर तो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन वाटर के अंदर पहले कार्बोनिक एसिड बनता है, वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेप है। इस तरीके से हम देखेंगे कि पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, वाटर के साथ कंबाइन होगा। वाटर के साथ कंबाइन होकर ये क्या बनाएगा, ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बाद में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड से जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे तो ये बन जाएगा बाय कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज हो गया, अब ये सारा नेगेटिव बन जाएगा। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन बनाया हमारे पास, ये या तो सोडियम के साथ कंबाइन होगा या तो पोटाशियम के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे कौन सा आयन है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम इसके लिहाज से कहेंगे कि पोटाशियम जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, लंग कैपेसिटी इज़ मेयर्ड बाय। लंग्स की जो कैपेसिटी है वो किस डिवाइस के थ्रू मेयर की जाती है? बैरोमीटर नहीं, स्टेगमोमीटर। हम कहेंगे कि लंग की जो कैपेसिटी है वो स्पायरोमीटर के थ्रू मेयर की जाती है। ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लंग्स की कैपेसिटी मेयर कर सकते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की एवरेज जो लंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है? वो अगर हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ क्या होती है, 5 लीटर होती है एवरेज ह्यूमन लंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो है 5 से लेकर 6 लीटर्स, या हम कहेंगे 5000 से लेकर 6000 मिलीलीटर्स। ये सेम बात है, 5 to 6 लीटर्स या 5000 to 6000 मिलीलीटर्स। ये मिलीलीटर के अंदर वैल्यू है और ये लीटर के अंदर है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है, यानी बोथ बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 6, ड्यूरिंग नॉर्मल आर इनवॉलेंट्री ब्रीथ अ पर्सन टेक्स इन एंड आउट ईयर ऑफ अबाउट। कह रहा है कि नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो है एक बंदा कितनी ईयर इन करता है अपने लंग्स के अंदर, या कितनी ईयर जो है आउट करता है। वो तकरीबन हमारे लिहाज से क्या होगा, वो होगा ½ लीटर होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हम कहेंगे बोथ
बी एंड सी। ठीक है, तो इतने मिलीलीटर यानी 450 टू 500 मिलीलीटर यानी हाफ लीटर बनेगा, या हम इसको हाफ लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतनी ईयर जो है एक बंदा जो है नॉर्मल ब्रीथ के अंदर क्या करता है, इंस्पायर करता है या एक्सपायर करता है। नॉर्मल ब्रीथ का मतलब है जब कोई एक्सटर्नल कंडीशंस नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग हो रही है, तो हम कहेंगे इतनी ईयर जो है दाखिल होती है। और इस चीज़ को हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम का। नॉर्मल ब्रीथ जो करते हैं जिसके अंदर हाफ लीटर है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अमंग द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है? नॉर्मल ब्रीथ उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, ये सही है। ठीक है, एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ उसको हम वाइटल वॉल्यूम बोलेंगे, या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी समटाइम्स कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या वाइटल वॉल्यूम बेस्ड है। उसके बाद रिमेनिंग वॉल्यूम उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, ये भी सही है। वाइटल वॉल्यूम हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि ये जो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो हाफ लीटर होता है, और वाइटल वॉल्यूम हम किसको बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ को। एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ के दौरान हम जो है वो 4 से लेकर 5 लीटर तक एयर को क्या कर सकते हैं, इंस्पायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये वाला ऑप्शन जो है वो ये मिसमैच्ड है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास, डैश ओके, एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास, डैश कैन नॉट अलो टू थोरेसिक टू कोलैप्स। ठीक है, इनमें से कौन सा वॉल्यूम है जो कि थोरेसिक कैविटी को कोलैप्स होने से बचाता है? तो वो हमारे पास डेफिनेटली रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। अब रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो हवा जो एयर लंग्स के अंदर बाकी बच जाती है, रिमेनिंग होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। और रेजिडुअल वॉल्यूम ही क्या करता है, बेसिकली थोरेसिक कैविटी को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, वो कोलैप्स होने नहीं देता। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, ब्रीथिंग रेट इज। ब्रीथिंग और ब्रीथिंग रेट ये कौन सा प्रोसेस है, वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री? ये दोनों ही होंगे। नॉर्मली ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब जब कोई काम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो ये क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, उसके बाद हम जो है डीप ब्रीथ करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, तो उसके दौरान ये प्रोसेस क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री होता है। और मैंने कहा था कि अगर ये इनवॉलेंट्री होगा तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर ये वॉलेंट्री हो रहा है, हमारी विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, वो वाले न्यूरॉन इसको वॉलेंट्री ब्रीथिंग को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ओके, एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय। अभी अभी मैंने बताया कि इनवॉलेंट्री ब्रीथ जो है वो उसको मॉनिटर कौन करता है, उसको मॉनिटर करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी जो कि हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, ऐसे ही हो रही है, इनवॉलेंट्रीली हो रही है, तो हम कहेंगे ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज्ड आर डिक्रीज्ड बाय। अब ब्रीथिंग का रेट हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं किस ब्रेन के पार्ट के थ्रू, या कौन सा ब्रेन का पार्ट इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो मैंने अभी बताया कि वो होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में ये ट्रांसपोर्टेटरी प्रोसेस हो रहे हैं, यानी ये वाले जो रिएक्शन मैंने अभी बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये सारे रिएक्शन कौन कैटेलाइज करता है, ये एंजाइम कैटेलाइज करेंगे। कौन से एंजाइम है वो हमारे पास होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, जो कि ये वाले रिएक्शन करवा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटाशियम बाइकार्बोनेट। ये डिसोसिएट होते हैं, कहाँ पे डिसोसिएट होंगे, टिश्यूज़ में, आरबीसीज में, एल्यूविलाई के पास यानी ईयर सेक्स के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन होगा एल्यूविलाई। ठीक है, अब देखें बॉडी टिश्यू से ये क्या होता है, ब्लड जो होता है ये बॉडी टिश्यू से आता है, क्या लेकर आता है, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन वो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटाशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे, ये आयन अलग होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर दाखिल होगा, एल्यूविलाई के अंदर दाखिल होगा, बाकी आयन्स जो हैं वो इसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये डिसोसिएट होते हैं एल्यूविलाई के पास, तो हम कहेंगे एल्यूविलाई। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 14 है, देयर आर अबाउट डैश पेयर्स ऑफ हालो एयर फिल्ड कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। साइनसेस हमारे जो है इस अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के करीब कुछ वेजिकल्स होती हैं, हालो ट्यूब्स होती हैं, हवा से फिल्ड होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, उनको हम साइनसेस बोलते हैं। वो होती हैं 4 पेयर। टोटल कितनी होंगी, 8 होंगी, लेकिन पेयर के फॉर्म में तो हम कहेंगे 4 पेयर होंगे। ठीक है, ओके, एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर इज कॉल्ड एज। मिडिल ईयर के अंदर एक इन्फेक्शन होता है जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से ही होता है मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे ओटिटिस मीडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है हमारे पास, फॉलोइंग रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कास्ट ड्यू टू हेरिडिटी। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है जो कि हेरिडिटी की वजह से होता है, वो है अस्थमा। अस्थमा जो है वो
जेनेटिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज टेकन। हाईली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ ऑलवेज टेकन, टूवर्ड्स लंग्स, अवे फ्रॉम लंग्स, टूवर्ड्स ब्लड टिश्यूज़, अवे फ्रॉम ब्लड टिश्यूज़। अब देखिए जो ब्लड के पास आ रहा है, लंग्स के पास जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड है। और अब लंग्स वाले एरिया से जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से दूर जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इसका मतलब है लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद, ये लंग्स से यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो हमेशा लंग्स से दूर जाएगा और किसके तरफ जाएगा, बॉडी टिश्यूज़ के तरफ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ई हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बर्ड्स का है वो ज़्यादा ही, बहुत ही सभी ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19 है, डैश हैव मच एफिनिटी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन। इनमें से किसकी एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की, वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट की जो एफिनिटी है वो हेमोग्लोबिन से भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 20, द ब्रेक डाउन आर डीजनरेशन ऑफ एल्यूलाई। जो ईयर सेक्स होती हैं उसकी डीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं, उसके डीजनरेशन को हम कौन सी डिजीज़ का नाम देते हैं, वो होता है हमारे पास एम्फीसेमा। ठीक है, जब एल्यूलाई क्या हो जाए, डीजनरेट हो जाए। एमसीक्यूज नंबर 21 है, मायोग्लोबिन कैन कैरी डैश ऑक्सीजन मालिक्यूल। मायोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसका जवाब आप खुद निकालें। और काइंडली अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी कॉर्नर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब का बोलें। थैंक